हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्यूए रिवीजन। अभी तक जो रिवीजन की हमारी वीडियोस है, जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था कि 1.5 आवर्स एंड ऑल की बनाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि क्लासेस एंड ऑल हो रही है मेरे बीच में, कंटिन्यूस मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। बट होपफुली आपके एग्जाम से पहले सारी रिवीजन क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। जितनी जितनी देर की भी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, मैं उतनी देर की बनाता जा रहा हूँ। जैसे आज वाले में ट्राई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। जितने क्वेश्चन जितने टाइप की चीज आती हैं वो कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो आवर टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जनरली इस टॉपिक में ना काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब मेरे को तो अपने स्टार्टिंग में जब 11 12 में, सॉरी 9 10 में जब पढ़ा था, कभी ये भी याद नहीं पड़ा कब था, 8th क्लास में था या 9th क्लास में कब पढ़ा था। तो मेरे को तो काफी प्रॉब्लम आती थी, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आती थी, एक टाइम एंड वर्क टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में तो जनरली किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में आती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के तो फॉर्मूले इजी होते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करते हो, आपका आंसर आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस कारण से प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। बस ट्राई करेंगे कि मैंने समझने की जैसे ट्राई करी थी, मैं उस वे में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। अगर आपको समझ आया तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको बेसिक फॉर्मूलाज मैं सारे बता दूँ। तो हम क्या क्या करने वाले, पहले बेसिक्स देखेंगे। हो सकता है आपके टीचर्स ने दूसरे मेथड से बताया हो सकता है सेम मेथड से बताया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूलाज जो आपके जिससे आपको बताया होगा वो वाली चीजें बता दो। देन जनरली प्रॉब्लम ये आती है, कई बार हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल, उस वाले को डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट जिसपे एनपैट के अंदर जिसके आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, लोन रिपेमेंट वाले, वो वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों को एक साथ एक सिमिलर वैल्यूज पर पुट करके देखते हैं। मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी 100 रुपीज। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल भी लिखा होगा, या कई बार आपको सम भी लिखा होगा। क्वेश्चन में कभी प्रिंसिपल या सम सबमिटेड लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कि जो पैसे जमा करेंगे। ठीक है, देन आता है, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनो। मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हर साल 10% बढ़ेगा, मतलब 10% से आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी ईयरली। ठीक है, अच्छा दो चीज आती हैं, एस आई और सी आई। क्या डिफरेंस है इनके बीच में मेजर? एक है एस आई और दूसरा केस है सी आई। देखिए, मेजर डिफरेंस ये है कि एस आई के केस में ना आप पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हो कि आपका हर साल 100 का 10% कितना होता है। 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि ओरिजिनली जो आपने प्रिंसिपल सबमिट किया था 100, और यहाँ पे भी आपने 100 सबमिट किया था। अब आफ्टर 1 ईयर उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर ये आपका 120 हो जाएगा, देन 130 हो जाएगा, देन 140 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब हर साल 10 10 रुपये बढ़ता जाएगा। दिस आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, एंड आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि वो ना पहले साल हम ऐसे डिसाइड नहीं करते, हम बोलते हैं हम हमेशा अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसका 10% इंक्रीज करेंगे। तो 100 को 10% इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 110। देन 110 का 10% इंक्रीमेंट करोगे, मतलब 11 का इंक्रीमेंट, वो आ जाएगा आपको 121 आ जाएगा। देन 121 का 10% आपका 12.1 आता है। 12.1 ऐड करोगे तो ये 133.1 आएगा। देन इसमें इसका 10% दैट इज 13.31 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 146.41 आएगी। ठीक है, अच्छा ये सारी, कई बार आपको मेजर प्रॉब्लम होती है कि टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ऑल क्या क्या होती है। अच्छा, इस चीज को हम बोलते हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये क्या है, ये है आपके अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, दोनों के केस में। ठीक है, अच्छा एक और पैटर्न देखो, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है आपका, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे भी 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी 10 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपका 11 का इंक्रीमेंट है,
यहाँ पे आपका 12.1 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे आपका 13.31 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, अच्छा इन इंक्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? दीज आर इंटरेस्ट। ये चीजें आपकी इंटरेस्ट है। दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन फोर्थ ईयर। ये फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें। यहाँ पे 10 आ रहा है, ये मतलब फर्स्ट ईयर 10 का इंटरेस्ट मिला है, सेकंड ईयर आपको यहाँ पे 10 का इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पे 11 का इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पे 10 का इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पे 12.1 का इंटरेस्ट मिला है। अगर आपके इंटरेस्ट सेम होते हैं तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट सेम होते हैं। और दूसरी टर्मिनोलॉजी में आप ये बोल सकते हो कि ध्यान से देखो, अगर आप सीरीज देखते हो, सीरीज है ये, तो आपकी एपीजी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है, 100, 110, 120, 130, 140, ये आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो आपकी अमाउंट्स होती है वो हमेशा एपी के अंदर होती है। ठीक है, मतलब मेरे को इससे बहुत इजी लग जाता है क्योंकि मेरा एपीजीपी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जनरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, इजीली हो जाते हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो या ये लॉजिक समझ आ रहा है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर आपकी अमाउंट तो सेम नहीं दिख रही है, ये बीच में इंटरेस्ट तो डिफरेंट है, तो आप एपी तो नहीं बोल सकते। पर ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आने के लिए 100 को आपने 10% का इंक्रीमेंट करा तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1.1 किया, यहाँ पे भी आपने दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 1.1 किया, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई बाय 1.1 किया, एंड यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई बाय 1.1 किया। सेम चीज से मल्टीप्लाई करते तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी अमाउंट किस में होती है? अमाउंट होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो मतलब ये वाली चीज पता हो ना तो क्वेश्चन में काफी यूजफुल होती है ये वाली चीज। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ समझाने के लिए था कि ये जीपी होती है आपकी। ठीक है, और ये वाली चीज आपकी एपी होती है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ये सारी ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ आ जाए, अगर नहीं समझ आए ना दोबारा से रिपीट करके, मतलब दोबारा से बैक जाके दोबारा से देखना जो जो मैंने बोला है, ध्यान से सुनना। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन है, अच्छा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है हमारे सेम तो नहीं आए, जैसे यहाँ पे तो हमारे इंटरेस्ट सेम थे, यहाँ पे इंटरेस्ट तो मेरे डिफरेंट आ रहे हैं ना सारी वैल्यूज। बट ध्यान से देखो, ये इंटरेस्ट पे आपका 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 10% इंक्रीज हो गया ना, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ऑफ 10% है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे आपका इंक्रीमेंट ऑफ 10%। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में जिस रेट से आपका अमाउंट इंक्रीज होता है, मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ती है, कि मतलब हर मंथ का, सॉरी हर ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी उसी रेट से बढ़ता है। ठीक है, अच्छा दो चीज होती हैं जिसमें जनरली आप स्टेटमेंट में लिखी होती है, उससे आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। एक चीज होती है इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, एंड दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट ऑन 3 years, ऑन थर्ड ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 3 years का मतलब होता है, मतलब आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर का मतलब होता है I3 ओनली। कभी कभी आप क्लास में, मतलब जो आपका क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ना, आपको इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर गिवन होता है, आप उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हो, बट आपका ये I3 बस ये वाला पार्ट। एंड I3 निकालने का सबसे इजी मेथड होता है A3 माइनस A2 कर दो, A3 माइनस A2 आपका I3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इंटरेस्ट ऑन nth ईयर निकालना है किसी भी केस में, SI हो या CI, कुछ फर्क नहीं पड़ता, IN कितना आता है आपका? वो आता है आपका AN माइनस AN माइनस 1। इससे प्रीवियस नेक्स्ट ईयर से की जो अमाउंट है उससे प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को माइनस कर दो तो उस साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। काफी ऑब्वियस चीज है, ये वाला पार्ट समझ आ गया हो। ये समझ आ गया तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं करने में।
ये वाला पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो, ठीक है। कि आगे जो भी हम मॉक टेस्ट एंड ऑल में जो भी वीडियोस आती हैं जिसमें कभी आगे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा किसी में, जनरली कई बार एक ऑल्टरनेट मेथड में ना ये वाला मेथड यूज करता हूँ, एंड आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्यों करता हूँ, आपको ईजी लगेगा शायद से, ठीक है। आज वाली क्लास में ज्यादा मैं क्वेश्चन एंड ऑल नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन एंड ऑल कराऊंगा तो फिर वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, एंड काइंड ऑफ फिर कहीं से वो रिविजन क्लास नहीं प्रॉपर क्लास हो जाएगी, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूलाज देखते हैं, एडवांस में लिखे हुए हैं सो दैट टाइम कम वेस्ट हो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, जो ये सारी चीज तो आपको आती है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट क्या आता है, इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड। हमेशा याद रखना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट है। इन इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर्स, मतलब यहाँ पे मैंने ईयर को टी में माना है, तो इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर्स होता है। इंटरेस्ट ऑन एनथ ईयर नहीं होता आपका, इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर्स होता है, उसका फॉर्मूला ये। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो आपको फॉर्मूला पड़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड। अमाउंट कैसे आती है, अमाउंट आने का सिंपल सा मेथड होता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दो, इंटरेस्ट काइंड ऑफ फायदा है कि आपका कितना फायदा हुआ है, उसमें ऐड करोगे तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा पी इंटू वन प्लस आर टी अपॉन हंड्रेड। दिस इज योर अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज इंटरेस्ट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर टी। एंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा मेथड होता है टोटल इंटरेस्ट, मतलब आफ्टर टी ईयर्स निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। पी आर टी के मतलब यहाँ पे है, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम इन ईयर्स, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को ये चीजें तो पता होती, कुछ कुछ लोग हैं जिनको ये वाली चीज नहीं पता होती, काफी यूजफुल होती है ये वाला पार्ट, कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एट सेम प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर वन ईयर सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देख भी सकते हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन, आफ्टर वन ईयर सी आई और माइनस एस आई कितना था आपका, कितना आया था, यहाँ पे 10 और 10 आया, दोनों बराबर आए, दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका, जीरो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट आफ्टर टू ईयर्स, इंटरेस्ट आफ्टर टू ईयर्स, इंटरेस्ट में डिफरेंस निकाल रहे हो, अगर प्रिंसिपल सेम है तो आप ये कह सकते हो ना कि इंटरेस्ट का डिफरेंस काइंड ऑफ आपका अमाउंट के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका सेम है, एंड अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है आपका, इसका मतलब अमाउंट के डिफरेंस के बराबर ही होगा, तो डायरेक्ट अमाउंट का डिफरेंस चेक कर लो। आफ्टर टू ईयर यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस वन आ रहा है, इस फॉर्मूले में भी आप पुट करोगे तो आपका वन आएगा। ये फॉर्मूला आया कैसे है, यहाँ पे जो आपके अमाउंट के फॉर्मूले हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू हमने टू पुट करी है तो ये वाला फॉर्मूला है, टी की वैल्यू थ्री पुट करी है तो ये वाला फॉर्मूला है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए फॉर्मूला याद हो तो काफी इजी है, ठीक है। ये वाला पार्ट ना आपको 400 में, सॉरी 100 है, ये लग रहा है 400, ये वाला पार्ट आपका 100, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये वाला पार्ट। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको डायरेक्ट पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिछला मैंने मॉक दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था कि आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी थी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कई बार एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें जनरली आपको डिफिकल्टी आती है, यहाँ तक तो आपको इजी लग रहा होता है, डिफिकल्टी आती है ऐसे वाले क्वेश्चन से, कि जब हाफ ईयरली क्वार्टरली एंड ऑल हो जाए तो क्या करना है। दो केसेस आते हैं, एक केस आता है जिसके क्वेश्चन आपने कम देखे होंगे, बट आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है आपको, और कई बार आपके डाउट भी आते हैं कि व्हाट इफ टाइम इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईयर्स। जैसे अभी तक तो हम जितने जनरली क्वेश्चन देखते हैं कि हम टाइम को मानते हैं कि 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल 4.5 ईयर्स हो तो क्या करेंगे। तो हमेशा इस वाले केस में नो चेंज इन केस ऑफ एस आई। सिंपल इंटरेस्ट के केस में फर्क नहीं पड़ता उनको, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईयर्स नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टी की वैल्यू आप डेसिमल में पुट कर सकते हो, नो चेंज इन केस ऑफ एस आई। प्रॉब्लम आती है सी आई के केस में। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, एग्जैक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, उससे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो केसेस मान लेते हैं, टी आपको गिवन है, प्रिंसिपल मान लेते हैं, रेट आपका आर मान लेते हैं, टी मान लेते हैं आपका, एक केस मान लेते हैं 4.5 ईयर्स,
ठीक है, या पॉइंट पे नहीं लिखते, ऐसे लिख लेते हैं 4 ईयर 6 मंथ्स। एंड दूसरा केस मान लेते हैं t इज इक्वल टू 5 ईयर्स 4 मंथ्स मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 मंथ्स मान लेते हैं, या कई लोगों वाली प्रॉब्लम होती है तो 5 मंथ्स मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे केस में आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं, अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू जो आपका जितना मल्टीपल आपके इंटीग्रल मल्टीपल है ना, वहां तक काउंट कर लो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100। हमेशा r आपका ईयर्स में होता है, ठीक है, r अपॉन 100 टू द पावर 4 इंटू, अब आपका जो नेक्स्ट आया है वो तो आपका 6 मंथ्स ही हुआ है ना। अच्छा, आपका r था 12 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स के लिए होना चाहिए आपका r डिवाइड बाय 2 होना चाहिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका x मंथ्स होता, तो x मंथ्स के लिए हम क्या कर देते हैं, x मंथ्स के लिए हम सिंपल कर देते हैं rx अपॉन 12 कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे आपका 6x अपॉन 12 आ जाएगा, तो मतलब 6r अपॉन 12 आपका r बाय 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 200 आ जाएगा, r बाय 2 अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, r बाय 2 अपॉन 100। बस इतना करना है, आपका अमाउंट आ जाएगा इस केस में। इस केस में क्या होगा आप बताओ, सोचो, यही होगा ना, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस आर एक्स अपॉन 12 हो जाएगा, मतलब 5 मंथ्स है आपके, तो 5 मंथ्स को क्या लिखोगे, 5r अपॉन 12 अपॉन 100। वैल्यू आर की कुछ ऐसी होगी जो जनरली 12 से कट जाएगी, जनरली 12 होती है ऐसे केसेस में। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना करो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। एंड अगर जनरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में अगर आपका टी आपको गिवन है n ईयर्स m मंथ, तो आपका अमाउंट आता है p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस एम आर अपॉन 1200। ठीक है, वो 12 नीचे चले जाएगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला आता है केस में। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट समझ नहीं आया तो फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, अब देखते हैं एक बार केस 2 कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट ईयरली। तो क्या करते हैं, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली नहीं है, इसमें भी नो चेंज इन केस ऑफ सी आई, सॉरी एस आई। एस आई वाले केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम आती है सी आई वाले केस में। सीआई वाले केस के लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे एक बार में समझ आ जाएगा आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन अपॉन 100 टू द पावर टी एन। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, ये वाला, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करिए बस, कि आर अपॉन एन करा है और टी एन की एन की वैल्यूज है डिफरेंट होती है, कि इफ एन इज इक्वल टू 1, इफ ईयरली, ईयरली के केस में एन की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड हमारा सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली के केस में एन इज इक्वल टू 2 हो जाता है, इफ हाफ ईयरली एन इज इक्वल टू 3 हो जाता है, 3 वाला केस तो जनरली पूछते नहीं है, एन इज इक्वल टू 4 हो जाता है इफ क्वार्टरली, एंड एन इज इक्वल टू 12 हो जाता है इफ मंथली। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल ये वाली एप्लीकेशन है बिल्कुल, जो यहाँ पे हमने ये वाली चीज करी थी ना,
ये वाली एप्लीकेशन है बिल्कुल जो हमने यहाँ पे अप्लाई की कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड आपको क्या गिवन है, टाइम आपको गिवन है 4 years या 4 years, 2 years मान लो। आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो हुआ क्या, और आपको कंपाउंडेड लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर कितना है आपका 12 है, 12 बाई मतलब पूरे साल का 12 है तो आधे साल का कितना होगा 6% होगा, 1 + 6/100 टू द पावर टी एन। एन कितना होगा हाफ ईयरली के केस में एन 2 हो जाएगा, तो टी एन कितना हो जाएगा, ये वाली पावर वैल्यू 4 हो जाएगी एंड 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर कंसेप्ट के वे में देखना चाहते हो तो सिंपल आप इसको लाइन मान लो, नंबर लाइन, ठीक है। पहले क्या था, आपका इंटरेस्ट 12% 2 बार बढ़ता था, मतलब 1 साल बाद 12% बढ़ा, फिर कुछ वैल्यू आई, फिर उस वैल्यू को आपने दोबारा से 12% बढ़ाया। ये होता है आपका ईयरली कैलकुलेट करना। हाफ ईयरली कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने ये आधे साल को इंक्रीज करा, मतलब आधे आधे साल के इंटरवल पे आप इंक्रीज कर रहे हो। आधे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 6%, तो 6% को आप 4 बार इंक्रीज करोगे। ये 6% आया, सॉरी ये थोड़ा सा साइड में लिख दिया था, ये 6% आया, ये 6% आया एंड ये 6% आया। तो आपने 6% को 4 बार इंक्रीज करा है, तो फॉर्मूले की वे में क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाय 6% 4 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट चीज आती है लोन रिपेमेंट। इसमें जनरली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट और एक आता है इक्वल इंस्टॉलमेंट। जनरली फेमस आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला है, बट कभी कभी अनइक्वल वाले भी आ जाते हैं, तो पहले अनइक्वल वाला देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इसे समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपने लोन लिया है ऑफ 900 रुपीज, मान, ठीक है। 900 रुपीज का लोन लिया है आपने एट 10% पर एन, ठीक है। एंड आपको पे इन, अच्छा इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला नहीं ना, आपने लोन लिया है 900 एट 10% पर है ना। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, आपने करी है 300 रुपीज की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 400 रुपीज की। तो आपको बतानी है जो थर्ड, जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे पैसे कंप्लीट कर दिए हैं, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना जनरली फॉर्मुला यूज नहीं करते, लॉजिक यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, 900 रुपीज का लोन लिया है 10% पर एनम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कब दोगे, 1 साल बाद, मतलब यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो पहले 1 साल के बाद आपको तो 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ओरिजिनली जो वैल्यू 900 थी, आफ्टर 1 ईयर वो कितनी हो जाएगी, वो 10% के इंक्रीमेंट के बाद मतलब 990 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से दे दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे करी है, आपने 300 पे करी है। इसका मतलब अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं, आपके पास पैसे बचे हैं जितने का आपको आप लोन पे करना है, दैट इज 690, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका 690 है। अच्छा, अब 690 तो आपके पास 1 साल के लिए दोबारा से रखा है, इस पे दोबारा से 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो दोबारा से 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 690 में 69 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 759, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 759, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको 759 रुपीज उस बंदे को पे करने, बट आपने पे कितने करे, आपने 400 रुपए पे करे, मतलब आपने 400 पे कर दिया। तो आपके पास कितने पैसे बचे, आपके पास पैसे बचेंगे 319, ठीक है। आपके पास 319 बचे, कैलकुलेशन सही है ना, सर 359,
तो आपके पास बचे 359, ठीक है। देन है आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए? वो तो आपकी यही होनी चाहिए कि 359 को 10% पे इंक्रीमेंट करोगे तो ही आपको इतने पैसे देने होंगे। 359 का 10% ऐड करोगे वो कितना आ जाएगा? 359। 10% इसका होता है 35.9 होता है। डेसिमल कुछ ऐसी रैंडम वैल्यू मानी थी तो डेसिमल में आ गया आंसर। तो ये कितना आ गया आपका? 359 में 36 ऐड करेंगे तो 394.9। बस ये आपका आंसर आ गया। ये है आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये थी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये थी आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये है आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। आई होप समझ आ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इतना करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन भी कम होती है, आंसर भी इजीली आ जाए। नेक्स्ट टाइप आता है आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला। इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट थी ना, एक बार मैंने 300 दिया है, 400 दिया है, एक बार 394.9 दिया है, तो बोलते हैं कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्यों दे रहे हो? कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर दो कि आप हर साल यही पैसे दोगे एंड आपको टोटल मतलब आपको पे भी नहीं करना हो, कुछ ऐसी वैल्यू सोचिए। उसके लिए क्या करते हैं, अब ये वाली ना वैल्यूज भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा टोटल सम कितना है। जैसे यहाँ पे आपने टोटल पैसे कितने दिए, आपने लोन तो लिया था, लोन था आपका 900 रुपीज का, ठीक है। एंड आपने पे कितना किया है ओवरऑल? आपने पे किया है, पहले 300 रुपये पे किए थे, फिर 400 रुपये पे किए थे, फिर 394.9 रुपीज पे किए। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 1094.9, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है। कई बार क्वेश्चन में यही आता है, कई बार एग्जाम में, जैसे नारसी मुंजी के अंदर ये क्वेश्चन आए भी थे कि आपसे पूछा था टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा? टोटल इंटरेस्ट आता है कि आपने टोटल पे कितना किया है माइनस ओरिजिनली आपके पास आपने लोन कितने का लिया था, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 194.9, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर अगर आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा है इन तीनों के केस में। आई होप थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी, इंटरेस्ट क्या होता है, कि आपने टोटल पे कितना करा है, वो वाला पार्ट क्या होता है नॉन। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट, जिसके थोड़े डिफिकल्ट से फॉर्मूले होते हैं एंड एग्जाम में जनरली वो वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। लास्ट है ये हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट। जनरली एग्जाम में इसके जनरली वाला पूछा उस एग्जाम में जाएगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करवानी हो। जैसे एनपेट वाले एग्जाम में आपका जनरली पूछा जाता है ये वाला, क्राइस जैसे एग्जाम में भी आ जाता है। डीयू जेट में मेरे अकॉर्डिंग तो चांसेस रेयर हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, एंड आपका क्लैट में भी नहीं आएगा। आईलेट जैसे एग्जाम में आ सकता है, जो भी एग्जाम है ना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा हो उसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सिंपल से फॉर्मूले होते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? इन केस ऑफ एस आई के फॉर्मूले देख लेते हैं, सी आई के फॉर्मूले देखते हैं। सेम लॉजिक से भी हम कर सकते हैं बट काफी टाइम लग जाता है, तो उस लॉजिक से नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले केस में, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती फॉर्मूले में। तो एस आई के केस में जो हमने लोन लिया है, लोन इज इक्वल टू माई इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट को मैं आई मान रहा हूँ, ठीक है, हर केस में उसको आई लिखूँ, आई अपॉन 1 + R/100। अगर एक इंस्टॉलमेंट है, अगर दो इंस्टॉलमेंट है, दो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे आई अपॉन 1 + R/100 प्लस आई अपॉन 1 + 2R/100, ठीक है। अगर तीन इंस्टॉलमेंट है तो तीन इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे? आई अपॉन 1 + R/100 प्लस आई अपॉन 1 + 2R/100 प्लस आई अपॉन 1 + 3R/100, ठीक है। एंड आई होप अभी तक पैटर्न समझ आ गया होगा। अगर 10 इंस्टॉलमेंट है तो 10R/100 तक हम चले जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या करते हैं? सिमिलर फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह यहाँ पे 2R 3R हो रहे हैं, यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाती है।
यहाँ पे क्या होगा, लोन पेड इज इक्वल टू, अगर 1 साल का है तो 1/1 प्लस आर अपॉन 100। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है आफ्टर 1 ईयर। इस केस में लोन क्या होता है, इस केस में लोन हो जाता है आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का, अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में हम क्यूब तक जाएंगे, आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल। ठीक है, एंड सिमिलर है, जैसे अगर 10 इंस्टॉलमेंट आएगी तो पावर 10 तक हम ऐसे लिखते जाएंगे। इतनी चीज में आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 4 या 5 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा का कभी सवाल आएगा नहीं आपका एग्जाम में। ठीक है, सेकेंडली आपका मतलब सवाल आएगा तो आपको कैलकुलेशन तो करनी होगी। जनरली ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में इग्नोर करने वाले होते हैं। फर्स्ट के सिनारियो अगर लास्ट में टाइम बचे तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट भी होता है, और शॉर्टकट एप्लीकेबल कब है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट है तब अप्लाई करने वाला मेथड। ठीक है, मेथड क्या है, एन अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ऑप्शन कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाए तो ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, अदरवाइज कर सकते हो। ठीक है, बता रहा हूँ, सही लगे तो सही है, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है, अरुण बोरोड अ सम ऑफ ₹60,000 at 10% interest compounded annually. If the money is to be repaid in 3 equal installment, each payable at the end of year, then what will be the installment? दोनों टाइप में देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता या कंपाउंड होता, दोनों केस में देख लेते हैं। कंपाउंड वाले केस में हम क्या करेंगे एंड सिंपल वाले में क्या करेंगे। पहले तो प्रॉपर मेथड देखते हैं। प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, 60,000, कितने जीरो है, 4, इज इक्वल टू हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्स लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा इंस्टॉलमेंट का, एक्स अपॉन 10% है तो मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 आपका 1.1 होगा। दूसरा क्या होगा, एक्स अपॉन 1.1 का स्क्वायर होगा। तीसरा क्या होगा, एक्स अपॉन 1.1 का क्यूब होगा। यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट आंसर आ जाएगा एक्स का। ठीक है, ऐसा ही के केस में क्या होगा, ऐसा ही के केस में होगा, सिमिलर फॉर्मूला होगा, 6,000 इज इक्वल टू 60,000 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1.1 प्लस एक्स अपॉन 1.2 प्लस एक्स अपॉन 1.3। यहाँ से भी सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी सी दिख रही है आपको मैंने क्या होगी ये नॉन। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखना करना क्या है, समझ आ जाए तो बेटर है। जितनी मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% बढ़ा है, दूसरे साल में कितना होगा 10% और 10% मतलब, जैसे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे 1.1 है, 1.1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1.1 का क्यूब है। तो आप क्या करोगे, 1.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.1 का क्यूब। ठीक है, अगर 3 है तो इसकी पावर 1/3 करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1.1 का स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.21। ठीक है, ये हमारा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, ये नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाला। 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर 1/n कर देते हैं। n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कि उन नंबर्स को सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, कि अगर यहाँ पे 4 होते तो पावर 1/4 कर देते। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या निकालेंगे, इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आएगा 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3। एंड ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है सी आई, और ऐसा ही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.2 आई।
ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहाँ पे केस में 1.21 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यहाँ पे केस में 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। करना क्या है आपको, सिंपल से ये करना है, जो आपका ओरिजिनल आपने लोन लिया था 60,000, उसको 1.21 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से। ये वाली वैल्यू आएगी 72600, ये वाली वैल्यू आएगी 72,000। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 24200। ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय यहाँ पे भी 3 करेंगे क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट होती है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 24,000 आ गई। जो आंसर आएगा हमारा एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आएगा, थोड़ा सा छोटा नेग्लिजिबल होगा आंसर, छोटा ऊपर नीचे, बट अप्रोक्सीमेटली इसके इक्विवेलेंट आएगा आपका। चेक भी कर सकते हैं, प्रॉपर आप सोल्व करोगे, इस वाले की वैल्यू एक्स की आएगी शायद से, यहाँ वाले से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 24130 समथिंग, ये आएगा यहाँ से वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्विवेलेंट ही है। यहाँ वाले से वैल्यू एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, 2000 से थोड़ी सी नीचे होगी, थोड़ी सी वैल्यू, सॉरी 24,000 से थोड़ी आएगी, 239 समथिंग आती है, तो समथिंग वैल्यू आएगी इस केस में। तो अप्रोक्सीमेटली आपका इक्वल आंसर आता है, तो आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है, तो आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉपर फॉर्मूला तो है आपके पास। आई होप समझ आ गया होगा आपको करना क्या होता है। ठीक है, आज के लिए कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, मैंने प्लान कर लिया। कल आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, एक वीडियो अपलोड करूंगा लीनियर इक्वेशन एंड, एटलीस्ट अभी तो प्लान यही है, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आपकी एक वीडियो होगी रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एंड एवरेजेस। ये वाली रात को अपलोड करूंगा, ये वाली होपफुली मैं शाम को इवनिंग में अपलोड करूंगा, एंड ये वाली लेट करूंगा रात को, क्योंकि आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं तो बनाने में टाइम लगेगा, एंड हो सकेगा तो उससे पहले तो एक मॉक अपलोड कर दूंगा, मॉक क्यूए सेक्शन का। ठीक है, कल क्लास भी है तो शायद से टाइम ना निकाल पाऊँ मैं बीच में, बट ट्राई करूंगा इतना करने की, कल का मैंने अपना टारगेट ये रखा है, होपफुली मैं टारगेट अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, आई वो आपको समझ आ गया वो टाइम टेबल नेक्स्ट क्लासेस क्या आने वाली है। ओके, हमारी क्लास समाप्त होती है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड ऑल, थोड़े कंसेप्ट थोड़े से फास्ट रिवाइज हो गए होंगे, हो सके तो रात को ये कंसेप्ट आपने रिवाइज कर ही लिया है तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।